नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बारे में बात करेंगे। वो एक नहीं कई होंगी। सबसे पहले हम बंगाल सरकार की बात करते हैं, जहां आज वहां की मुख्यमंत्री ममता जी ने विधानसभा में एक विधेयक लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी अब हमारे स्टेट में रेप करेगा और रेप में मर्डर हो जाएगा, माने वो लड़की मर जाएगी, उसको 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। कितना हास्यास्पद है ना। अब आप बोलेंगे हास्यास्पद क्यों? भला बताइए कि 10 दिन के अंदर उसके सारे एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे, उस पर सेशन कोर्ट में केस चल जाएगा, वो हाई कोर्ट अपील कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट अपील कर लेगा, राष्ट्रपति के पास अपील कर लेगा, और सब जगह से खारिज होकर 9वें दिन और 10वें दिन उसको फांसी में टांग दिया जाएगा। माने सिर्फ एक राजनीतिक अपीजमेंट के लिए किस किस तरीके के जोकराना जो हरकतें हैं, जो जोकर करते हैं हंसाने के लिए, वैसी हरकतें आज हमारे न्याय मंदिरों में हो रही हैं। इस पे ज़्यादा समय ना देते हुए, आप सबको मालूम है कि जो ये हमारा मौमिता देवनाथ वाला बच्ची का केस है, ये जाके सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 2 बनेगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, मजबूरियां, कंपल्शन ऐसे होते हैं कि केंद्र और राज्य को ना चाहते हुए भी कुछ मुद्दों पर समझौता करना पड़ता है। अब आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं इस विषय में डीपली नहीं बोलना चाहता, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो जो व्यक्ति पकड़ा गया है राय, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस रैप में नहीं फंसने वाला, चाहे वो उस बच्ची की लाश से 150 ml सीमेंट मिले, कुछ भी हो, और चाहे उसके साथ 4 और जो डॉक्टर्स थे, संदिग्ध हैं, जो उसके साथ रात भर ड्यूटी में थे और 2 बजे रात को उसको जाके उस रूम में छोड़ा था जिन्होंने, और कहते हैं कि वो चले गए। ये सब वाइंड अप हो जाएगा। अब रहा वहाँ के प्रिंसिपल घोष की बात, तो उसको उन्होंने करप्शन में बंद कर दिया ताकि वहाँ का जो जन आंदोलन है वो थोड़ा दबे। चलिए इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। सबसे हंसी की बात यह है कि ममता बनर्जी ने एक विधेयक लाया है कि अब जो भी रेपिस्ट होगा उसको 10 दिन के अंदर बंगाल सरकार फांसी दे देगी। क्या बात है। चलिए हम दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात इस तरह की है कि जिस तरीके से विपक्ष सोच रहा है कि साहब वो जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत जल्द 2-4-6 महीने के अंदर मोदी की सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, और उसके बाद हमारे जो आदरणीय चाणक्य मिस्टर राहुल गांधी हैं, वो आकर प्रधानमंत्री बनेंगे, और जितने भी बेचारे दुखी हैं आज 10-15 सालों से, जिन्होंने सत्ता सुख नहीं भोगा, वो लूट मार मचाएंगे, वक्फ बोले वो लूटेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, हिंदुओं को दबाया जाएगा और बिल्कुल एक राज होगा एक कम्युनिटी का, और साहब सब उनके वोटों पे राज करेंगे। इस सारे सपने को तोड़ते हुए चंद्रबाबू नायडू ने आज से 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश की विधानसभा में ये डिक्लेयर किया कि वहाँ के जितने भी मंदिर हैं आंध्र प्रदेश के, उन सभी मंदिरों को सालाना 10 लाख रुपए मदद दी जाएगी। सुनते जाइएगा। हर मंदिर के पुजारी को 25,000 रुपये पर मंथ तनख्वाह दी जाएगी। और तो और वहाँ पे हेयर डोनेट करने का बहुत ज़्यादा चलन है, तो हर मंदिर के बाहर नाई बैठे होते हैं बाल काटने वाले, उनको भी आंध्रा सरकार 15,000 रुपये पर मंथ तनख्वाह देगी। अब आप बोलेंगे साहब ये इससे भाजपा का क्या लेना देना? साहब ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है, पर उन्होंने एक राजनीतिक इशारा भी किया है कि जिस तरीके से मंदिरों के बारे में मोदी की सोच है, वैसे ही हमारे आंध्र के मुख्यमंत्री नायडू साहब की है। इसलिए ये मान के चलें कि मोदी और अगर चंद्रबाबू नायडू एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने वाले नहीं। और अगर हम तीसरे मुद्दे को देखें, तो आपको याद होगा कि कल ही जो नवाब सिंह यादव नाम का रैपिस्ट था, जो समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता और वहाँ से जो अयोध्या से जीते उनके सांसद हैं, उनका एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट था। जब उस व्यक्ति को एक 12 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार में पकड़ा गया और उसके वीडियो भी सामने थे, तब आदरणीय जो समाजवादी कहते हैं, जो समाज को एक साथ लेके चलने वाले हैं, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि साहब हम तो मानते नहीं कि हमारे आदमी ने ऐसा किया, आप पहले डीएनए टेस्ट कराएं। पहली बार देश में, जबकि कानून है कि साहब एक महिला कह दे तो साक्षी की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो 12 साल की बच्ची ने कहा, उसके वीडियो थे और वो व्यक्ति
माने अर्धनग्न अवस्था में पुलिस ने पकड़ा था उस बच्ची और उसकी बुआ के साथ। उसके बावजूद प्रूफ मांग रहे थे, तो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों का डीएनए मैच कराया और साहब खुशी की बात यह है कि नवाब सिंह का डीएनए मिल गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहा है। इन बेशर्मों को क्या कहोगे आप? जहां इनका स्वार्थ आता है या इनके वोटर्स जो एक पर्टिकुलर धर्म से हैं उनका स्वार्थ आता है, ये किसी स्तर तक गिर जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इनके घर में बेटियां हैं या डिम्पल जो हमारी बहू है, वो कभी तो पूछती होगी अखिलेश से कि यार इतनी गंदी राजनीति क्यों करते हो? बहुत कुछ तो दिया है भगवान ने अपन को, पर एक बच्ची की लाश के ऊपर से, बच्ची के चरित्र के ऊपर से। खैर, आइए अगले मुद्दे पे बात करते हैं। हमारा अगला मुद्दा ये है कि अभी पिछले दिनों ओबीसी साहब ने कहा कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदू धर्म के, वहाँ तो कोई भी मुस्लिम वहाँ पे उसका मुखिया नहीं है। फिर वक्फ बोर्ड में किसी भी हिंदू को मोदी सरकार ने ये क्यों सलाह दी कि साहब वहाँ पर एक हिंदू रहेगा? वहाँ पे मोदी ने ये नहीं कहा कि कोई हिंदू उधर का मुखिया रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड की इंचार्ज है वो हर ज़िले के कलेक्टर को ये आदेश देंगी कि वक्फ के पास कितनी ज़मीन है, वो खाते में सरकारी लिखा पढ़ी में है कि नहीं, किसने दी, कब दी, ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वरना वो ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। अब यहाँ पे बहुत क्लियर बता दूँ कि किसी मंदिर का ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड में बहुत अंतर है। वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई संस्था है और जो मंदिर या मस्जिद होते हैं ये धर्म से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रॉपर्टी में हेरफेर करते हैं, इसलिए इस पर सरकारी नज़र रखनी चाहिए। वहाँ का कलेक्टर चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आधा देश वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है और उसी की प्रॉपर्टी को ऊंच नीच करके ये हमारे देश के खिलाफ जो आतंक फैलाते हैं उनके केस लड़ते हैं, उनके परिवारों को मदद देते हैं। तो एक मोदी जी का नारा था कि साहब, और योगी का भी, कि जो अपराधी है उसका जो आय का स्रोत है उसको तोड़ दो। वो तोड़ दोगे तो कितना बड़ा भी अपराधी है वो पानी के बिना जो मछली का हाल होता है वैसा हो जाएगा। उसी तरफ ये हमारा कानून है और मोदी जी की सोच है जो आगे बढ़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, कुछ अमेंडमेंट्स होंगे और उसके बाद ये लागू हो जाएगी। अंत में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को डरपोक, डरा हुआ, खामोश, उनकी अकड़ निकल गई, ये सारे शब्द बोलने वालों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि इन जो भी 10, 11, 12 सालों में आपने मोदी की रीडिंग की है तो ये समझ जाइए कि जब वो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही खामोश हो जाता है तो फिर बहुत तगड़ा एक्शन लेता है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे राम मंदिर का। ये मान के चले कि जब से कम सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, मोदी एकदम खामोश है और इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। उस तूफान के आने के पहले वो सारी तैयारियां कर रहे हैं कि इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी और हमें इसको कैसे रोकना होगा। जैसे ये सारी तैयारियां हो जाएंगी, देश में देशद्रोहियों के विरुद्ध बहुत बड़े धमाके करने वाले नरेंद्र मोदी, हमें पूरा विश्वास है। आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। जय हिंद,